ये पिछला क्लास का ही एक सवाल है। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, फ्रैक्शन दिया गया, अगर आप सिंपल रेशियो बोला जाता तो आप जल्दी कर लेते इसको, ठीक है। तो आपको सिंपल था इसको, तो ये जो पार्ट आपको दिया गया है, ये आपको फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, ये तो आपको इस वाले पार्ट को तो आपको सिंप्लीफाई जल्दी से करना है। जैसे ही ये डेटा आपके सामने आए तुरंत आप बोलो जवाब क्या रहना चाहिए इसका। तो कहेंगे इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, कैसे देखेंगे, 2 एकम 2 और 2, 3/2, ये लिखा है साहब 3/2, और ये क्या है 6 और 2 8, 8/3। और हम इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसको क्रॉस गुणा कर सकता हूँ और कुछ नहीं, इसमें ये आ गया 16। देखो ये 9, ये क्या बन जाएगा 9:16, 9:16 इस रेशियो में आपको बदल देना है। वैसे ही अगर आप देखो पहले ये रेशियो था, इसका मतलब 9:16 का रेशियो मेंटेन है। दोबारा बोला गया यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ा दिया जाए, मतलब हर वैल्यू को, इसको भी 15 इसको भी 15, तब ये नया रेशियो फिर फ्रैक्शन वैल्यू है। तो आप इसको जल्दी से यहीं पे सिंप्लीफाई करो, 3 एकम 3 और 2 क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 4 और 1 क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये रेशियो आ जाएगा 2:3। अब ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा देता है, लेकिन कंसेप्ट तो आपका बदला नहीं है। तो कैलकुलेशन वाला इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ला सकते हो, ठीक है। अब बोला गया प्रत्येक संख्या को 15 बढ़ा दिया जाए, ये पिछली सब क्लास का एक सवाल है। फिर हम आज की क्लास में नए कंसेप्ट पे भी बात करेंगे, बेहतरीन कंसेप्ट पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये 9-16 का रेशियो था, बाद में 2-3 हो गया। अब बोला गया प्रत्येक संख्या को 15 बढ़ा दिया गया, तो पहली संख्या भी 15 बढ़ी है, दूसरी संख्या भी 15 बढ़ी है। हमने आपको समझाया था जब ऐसी कोई सिचुएशन बने तो आप कॉमन डिफरेंस देखो, 9 और 2 का डिफरेंस 7, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 16, 3 का मतलब यहाँ पे 7 बन रहा है, पर यहाँ पर डिफरेंस 13 बन रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो आपको तुरंत यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर देना चाहिए। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको ये बोलता है कि भाई आप 9 और 3 का गुणा करें 27 हो गया, और 2 और 16 का गुणा करें 32 हो गया, और 32 में से जब 27 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहां गुणा करो, ये 5 यूनिट में आया है, रेशियो में आया है। अब 2 गुणा 15 करने पर 30 आएगा, और ये हो गया 45। 15 गुणा 3 करने पर 45, और 30 का जो डिफरेंस आएगा वो आता है 15। तुरंत कहेंगे 5 यूनिट 15 के बराबर, तो 1 यूनिट 3 के बराबर। जब 1 यूनिट 3 के बराबर आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या इसमें 16 है, तो आप कहेंगे 16 इंटू 3 करके ये मेरे पास आ जाएगा 48। मुझे ये बताओ ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला चीज है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो मेथड है इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे लिख के बता दे। वैसे हमने बहुत सारा काम इस पे कर रखा है, तो मुझे लगता नहीं कि जरूरत उसकी पड़ेगी, ठीक है। पिछले वीडियो में बहुत धीमे धीमे मैंने सारी चीजें बताई है, ठीक है। 48, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दे, यस और नो करके, मैं तुरंत उसका यहाँ पर दोबारा से उसको समझा दूंगा, ठीक है। चलो, ये सवाल है आपके सामने। बोला गया था इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12 and their spendings are in the ratio 8:9:15. If A saves 1/4 of his income, then the saving of ABC are in the ratio of ABC are in the ratio of, ये पूछा गया। सवाल को आपने पढ़ लिया होगा, सवाल को मैं यहां पर बोल भी देता हूं, हिंदी में लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है आपको। ए बी सी भाई 3 लोग हैं, कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी, ये 3 लोग। अब तीनों में आपको क्या क्या चीजें दी गई है, उनके आय इनकम का रेशियो दिया गया है, ठीक है। इनकम रेशियो क्या दिया गया, इनकम का रेशियो, यानी आपको आय का अनुपात दिया गया है। वो अनुपात क्या है, 7:9:12, ये रेशियो आपको दिया गया इनकम, ठीक है ना भाई। ये रेशियो दिया गया 7:9:12 का। फिर बोला गया कि उनके स्पेंडिंग रेशियो, यानी उनके खर्चे, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, यानी उनके खर्चे का अनुपात दिया गया है। ये रेशियो क्या दिया गया है, 8:9:15, ये रेशियो दिया गया है।
ये इनकम रेशियो है, ये खर्चे का रेशियो है एबीसी का। फिर उसके बाद कहानी बोली गई है कि ये यदि ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है तो एबीसी का बचत अनुपात ज्ञात करें। यानी यहां पर देखो इनकम रेशियो दिया गया, एक्सपेंडिचर रेशियो दिया गया, एबीसी का आपको बचत का अनुपात पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया सेविंग का रेशियो, एबीसी का सेविंग यानी बचत का रेशियो आपसे पूछा गया। ये चीज आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब यहां पर हम सभी जानते हैं कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो बचत आ जाती है, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन यहां पर आप देखो कि ये 7 रुपए कमाता है और 8 रुपया खर्चा कर देता है, ये क्या बात हुई? ठीक है, यहां से बात समझ में नहीं, ये तो गड़बड़ बात हो गई भाई। कोई आदमी 7 रुपए कमाएगा, 8 रुपया खर्चा कैसे कर देगा? तो ये बात सही नहीं है। लेकिन अब हम जानते हैं इस चीज को कि रेशियो में तो हम किसी, ये तो रेशियो एक बड़ी वैल्यू को सिंप्लीफाइड करके लिखा गया है, यानी और मतलब काट पीट के लिखा गया है, ठीक है। यानी जो भी ए की इनकम होगी वो 7 का मल्टीपल होगी, लेकिन 7 रुपया थोड़ी ना होगी। बी का जो एक्सपेंडिचर होगा, सॉरी ए का जो एक्सपेंडिचर, जो ए का खर्चा होगा 8 के मल्टीपल में होगा, 8 के गुणांक में होगा, तो 8 रुपया थोड़ी ना होगा, ठीक है। ये हम बहुत अच्छी तरह से इस चीज को जान चुके हैं, पूरे कंसेप्ट को रेशियो की, ठीक है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर फिर मैं कुछ आपको जो समझाने जा रहा हूँ उस चीज पे गौर करना। यहाँ पर देखो सवाल के अंदर एक चीज आपसे बोली गई थी कि ए अपनी इनकम का 1/4 हिस्सा बचाता है। ये जितनी भी इनकम करता है ए, ठीक है, ए के लिए ये बात बोली गई थी। किसके लिए? ए के लिए। ए अपनी इनकम का बचत जो करता है, यानी सेविंग जो करता है ए, यहां लिख देता हूं क्लियर तरीके से, ए जो अपनी इनकम का जो बचत करता है वो टोटल का, कितना? टोटल का, टोटल इनकम का 1/4 यानी चौथाई हिस्सा ए बचा लेता है। अब यहां से एक बात को समझो, बचा कितना लेता है? 1/4। इसका मतलब ए अगर 4 रुपया कमाता होगा तो 1 रुपया वो बचत कर लेता होगा, यही तो मतलब है। जब बोला गया ए अपनी इनकम का 1/4 बचा लेता है, इसका मतलब ए 4 रुपया कमाता है तो 1 रुपया बचा लेता है। तो भाई साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो खर्चा कितना कर देता है, उसका एक्सपेंडिचर क्या है, तो आप कहेंगे कि 4 में से 1 खर्चा कर देता है, 1 बचा लेता है, तो 3 वो खर्चा कर देता है। यानी ये बात यहां से, इस बात से, इस छोटी सी बात से हमको ये समझ में आया कि ए की इनकम यदि 4 है तो 1 यूनिट वो खर्च कर देता है, तो 1 यूनिट वो बचा लेता है, तो 3 यूनिट उसका खर्चा है। ये बात हमको समझ में आई। तो ए की इनकम और एक्सपेंडिचर में 3 और 4, 4 और 3 का रेशियो होना चाहिए। इस बात को हमको इस छोटी सी लाइन ने बता दिया। ए की इनकम और एक्सपेंडिचर में 4 और 3 का रेशियो होना चाहिए। इस लाइन ने हमको बता दिया कि ए अपनी इनकम का 1/4 बचाता है, ठीक है। लेकिन हम जब यहां देखते हैं तो यहां तो ए की इनकम 7 और एक्सपेंडिचर 8 है, जबकि रेशियो क्या मेंटेन होना चाहिए? 4 और 3 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए ए की इनकम में और ए के एक्सपेंडिचर में। अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझना। यहां पर मुझे मेंटेन करना है 4 कमाएगा और 3 खर्चा करेगा, इसका रेशियो। तो मुझे यहां पर ऊपर वाले रेशियो में 7 में मल्टीप्लाई करा देना है, किसका? 4 का। तो 4 कमाने वाली बात हो गई। अब 8 यहां पे मल्टीप्लाई करा देना है 3 का। यानी यहां पर आपने देखा कि 4 और 3 का मल्टीप्लाई मैंने इसलिए कराया क्योंकि मैं मेंटेन करना चाहता हूं इस बात को कि ये 4 कमाता है और 3 खर्चा करता है, ठीक है। इतनी बात। अब मेरी बात को ऐसे समझें कि यहाँ तो बात ठीक है, ये तो 4-3 का रेशियो, तो यहाँ पर 4 और 3 तो नहीं दिख रहा, 7 और 8 है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए जो 8 है ना, ऊपर 8 ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए और 7 नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब जब आप इनमें देखोगे तो आपको ए और बी में 4 और 3 का रेशियो मिल जाएगा। सॉरी, ए की इनकम और एक्सपेंडिचर में 4 और 3 का रेशियो मिल जाएगा। हमको एक ही डेटा दिया गया तो हम एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, यहां पर एक कितना कमाता है, तो आपने कहा 7 गुणा 4 गुणा 8। एक खर्चा कितना करता है? 8 गुणा 3, सॉरी 7 होना चाहिए यहाँ पर, 7 का मल्टी 8 का ऊपर हुआ तो 7 का नीचे, इंटू 7। आप देखो 7 से 7, 7 से 8 कट जाएगा, तो आपके पास 4-3 का रेशियो मेंटेन हुआ क्या? तो यही काम करने के लिए मैंने ऐसा किया कि ए की इनकम में 4 इनकम
और एक्सपेंडिचर में 4 और 3 का रेशियो बनाने के लिए मैंने ये काम किया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। जब ये बात समझ में आ गई, देखो धीरे धीरे करके ऐसे ही कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। देन इसके बाद अगर मैं अगला सवाल बोलूंगा, आप धड़ाक से क्वेश्चन को उड़ा दोगे, लेकिन बात है कि पहले हमको हर कंसेप्ट पे बात कर दी। ये बात आपको समझ में आ गई। ए को हमको डेटा दिया गया था, उसमें 4-3 का रेशियो मेंटेन हो गया। अब ये बात देखो, अब यहां पर मुझे बचत अनुपात देखना, ध्यान से समझना। तो अब मैं सबका बचत अनुपात देख सकता हूं। जैसे अब मैंने यहां पर कहूंगा ये हो गया 32 गुणा 7 करूंगा, और यहां हो गया 21 गुणा 8 करूंगा। ए का में जो डिफरेंस आएगा उसको यहां लिख दूंगा। वैसे ही बी के साथ भी ये चीज मेंटेन हो गई, 32 गुणा 9, 21 गुणा 9 करने पर यहां लिख दूंगा, और यह 32 गुणा 12 और 32 गुणा 15 करने पर जो अंतर आएगा वो यहां लिख दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आय में से खर्चा जाता है तो बचत आती है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैं कहूंगा यहां पर आप देखो मेरी बात को, अब यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली बात, तो यहां पर ध्यान से समझना कि 32 में 7 का गुणा करें, 21 में 8 का गुणा करें, या हम तो देख रहे हैं कि 8 और 7 इधर भी है, 8 और 7 इधर भी, यानी 56 तो दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 और 3 का अंतर हो गया 1 का, तो 56 गुणा 1 56 इंटू 1 क्या हो गया 56। सीधे यहाँ पर 56 लिख दें। आप चाहो तो यहाँ पर 32 गुणा 7 करना और 21 गुणा 8 करना, दोनों का अंतर निकालना, तो आपके पास आएगा वही 56। लेकिन तो मैंने आपसे क्या कहा, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे बचाइए, दिमाग लगाइए। 8 और 7 लिखाइए, 4 8 और 7 56 होता है, 4 है, 8 और 7 56 होता है, 3 है, 4 और 3 का अंतर 1, 56 इंटू 1 56 हो गया। अब देखो जरा यहां पर देखो, ये 9 है। अब देखना जरा, चाहो तो आप 32 गुणा 9, 21 गुणा 9 करके जो भी आएगा उसका अंतर यहां लिख दो चुपचाप। नहीं तो आप देख रहे हो तो 9 तो दोनों में कॉमन है, यहां पर आ रहा है 32 और यहां आ रहा है 21। आप देखो 32 और 21 में जो डिफरेंस है वो क्या है, आप कहेंगे यहां पर डिफरेंस 11 का है, ठीक है। अब 11 गुणा 9 कर दूंगा अगर मैं, तो वही चीज आ जाएगी जो 32 गुणा 9 और 21 गुणा 9 का डिफरेंस है, तो मैं 11 गुणा 9 करके 99 लिख दूंगा। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है? और इतनी ही बात से सी निकालने के लिए आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, और नहीं चाहो तो मैं तो यहां पर ऑप्शन देख ही रहा हूं, क्या है ऑप्शन, देखो जरा क्लियर दिख रहे हैं ऑप्शन। 56 99, 56 99 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 56 96 दो टर्म, तो 99 दो टर्म आ गए, ये 100% ये वाला जो टर्म है ना भाई, ये 69 ही बनेगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ढूंढते रहो किताबों में कैसे सॉल्व किया होगा। देखो आया हुआ सवाल है, आप लोग खुद देख लेना। 2003 2011 दो बार आया है ये सवाल, आप लोग चेक करना ये सवाल किस तरह से किताबों में इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आराम से चेक कर लेना सब, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना था, हमको बहुत तेजी से काम ऐसे ही करना है कि हमने देखा ये रेशियो पहले मेंटेन था, ये रेशियो पहले था, बाद में ये हो गया। ये इनकम का 1/4 बचाता है, इसका मतलब 4 इनकम है, 1 वो बचा लेता है, तो 3 खर्चा कर देता है। इनकम और खर्चे में 4-3 का रेशियो मेंटेन करना था, 4-3 यहाँ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ये 4 मुझे बनाना, 4 का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, और इसको 3 बनाना, 3 का मैं अपने मतलब का काम मैंने पहले कर दिया। लेकिन 8 और 7 का क्या करें, ये तो एक जैसे नहीं है, तो मैं ऊपर 8 का गुणा और नीचे 7 का गुणा कर देता हूं। बस इतनी सी काम मैंने किया, पर ये रेशियो मेंटेन होकर यहां पर आ गया और ये डिफरेंस बन गया, बस इतनी सी बात थी। माइनस वाला नहीं समझ में आया। माइनस क्यों नहीं समझ में आया? इनकम में से आप जब एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तभी तो आपके पास सेविंग आएगी भाई साहब। खर्चे में, इनकम में से आप अगर आप खर्चे को माइनस करोगे तभी तो बचत आएगा, तो इसी वजह से ये माइनस किया। बात समझ में आ रही है?
और क्या माइनस वाला नहीं समझ में आया? हम कहेंगे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके और माइनस कर दो। हम आप इस चीज को ऐसे देखो ना भाई, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, 8 गुणा 7 गुणा ये लिखा है और इसमें मुझे माइनस करना है 3 गुणा 7 गुणा 8, यही तो माइनस करना था। अब आप देखो 8 गुणा 7 दोनों में कॉमन है, मैंने भाई साहब कॉमन ले लिया और 4 में से 3 माइनस कर दिया। अब बात समझ में आ गई होगी। और क्या मैंने माइनस करने की कहानी की है, यही तो की है। ये बेसिक वे तो समझ में आया, ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तरीका मेरा यही होता है किसी चीज को थोड़ा सा ज्यादा एलिब्रेट करने का। ठीक है, तो वो अपना अपना तरीका है, मैं बहुत तेजी से काम ठगा उगा के काम नहीं करता। ठीक है, हाँ भाई समझ में आया? और कहीं और क्या कह, और कहाँ माइनस था? बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े। ये सवाल तो आसान है, लेकिन मैंने आपको जो समझाया था उसी के आधार पर देखो, ये बोला जाता है, एक सवाल मैंने आपको पिछली क्लास में शायद कराया था। मान लीजिए ये क्लास में 2 3 और 4, मतलब 3 अलग अलग क्लास हैं, उसमें 2 3 और 4 के रेशियो में बच्चे, ठीक है ना। अगर प्रत्येक क्लास में 15-15 बच्चे बढ़ जाते तो 3 4 और 5 का रेशियो मेंटेन हो जाता है। आपसे पूछा गया कि पहले क्लास में कितने बच्चे थे, आप कहेंगे यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पर 1 का डिफरेंस है, 1 यूनिट 15 है, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 2 + 3 + 5 क्या हो गया, 4 क्या हो गया, 9, और 9 गुणा 1 कर दूंगा, यानी पहले सभी क्लास में, सॉरी 9 गुणा 15 करने पर कितने, हर क्लास में कितना आ जाएगा? 135 बच्चे, यानी सॉरी टोटल बच्चे आ जाएंगे 135। ये हम जानते थे, ये पिछली क्लास का कंसेप्ट। जब आप कॉमन डिफरेंस देखो, जैसे यहाँ पर 1 1 का डिफरेंस आ रहा हो सकता है 3 3 का जो रेशियो यहाँ पर दे उसमें पहले वाले में 3 3 का डिफरेंस हो, तो उस कंडीशन में आप 3 यूनिट बराबर 15, 1 यूनिट बराबर 5, फिर टोटल बच्चे पूछे जाए तो सबको जोड़ के गुणा कर देंगे। ठीक है, ये पिछली क्लास का कंसेप्ट था, आपको पता है। लेकिन बात यह है कि साहब अगर ये कॉमन टर्म नहीं बना तब क्या करें इन 3 के रेशियो में? ठीक है, अब कॉमन टर्म नहीं बना और 3 में तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता नहीं है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट तो 2 ही में लगता है, तो यहां पर अब क्या करें? तो अब मेरी बात को सुन लो, ये सवाल इसी प्रकार है जो मैंने आपको बताया। कॉमन रेशियो यहां पर देखो 2 3 और 4। पहले 3 क्लास थी, छात्रों की संख्या का अनुपात 2 3 और 4 का अनुपात था। मान लीजिए ए क्लास है, ये बी क्लास है और ये सी क्लास है। रेशियो आपके पास 2 3 और 4 का मेंटेन। ठीक है, बोला गया हर क्लास में 12 बच्चे अगर बढ़ जाते हैं तो नया अनुपात 8 11 और 14 हो जाता है। क्या हो जाता है? 8 11 और 14 हो जाता है। कब हो जाता है? जब हर क्लास में 12 बच्चे बढ़ जाते हैं। यहां पर भी 12 बढ़े, इस क्लास में भी 12 बढ़े, इस क्लास में भी 12 बढ़े। अब यहां पर हमने जब कॉमन डिफरेंस की बात की तो यहां पर अंतर 6 का है, यहां पर अंतर जो है वो 8 का हो, यहां पर अंतर 10 का है। कॉमन डिफरेंस मिल ही नहीं रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस होता तो मैं उसका तुलना करा देता इस 12 से और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता, जैसे हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और जस्ट अभी मैंने पहले एग्जांपल दिया उसके अनुसार। लेकिन यहां पर तो डिफरेंस बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस वाली बात ही नहीं है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट तो 2 ही टर्म 2 ही में लगता है, ये तो 3 आ गए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप 2 में अप्लाई कीजिए वही क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे? ध्यान से समझो जो मैं बोल रहा हूं। आप क्या करो कि केवल इन 2 में वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला अप्लाई कर दो। कैसे? 2 गुणा 11 करेंगे 22 आएगा, 3 गुणा 8 करने पर 24 आएगा। 22 और 24 का अंतर आ जाएगा 2 का, यानी ऊपर तो डिफरेंस आ रहा है 2 का। ठीक है, अब नीचे देखो 12 8 96 और 12 गुणा 132। ठीक है, 132 और 96 में 96 में जो अंतर आएगा वो 36 का आएगा। ये 36 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि 12 एक नंबर है और 2 जो है रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा।
अब 2 की वैल्यू अगर 36 है तो 1 की वैल्यू 18 होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई, 1 की वैल्यू 18 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया कि तीनों कक्षाओं में संख्या क्या थी? तो 3 में कितनी थी? 2, 3 और 4, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछा गया है, टोटल स्टूडेंट पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 + 3 + 4 इनको जोड़ देना है। कितना आ जाएगा? 9 यूनिट। टोटल स्टूडेंट शुरुआत में 9 यूनिट थे और हर यूनिट की वैल्यू यदि 18 है तो आप मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करा देंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 162। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात 11:15 है। बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन का, वेतन समझते हो ना, वेतन मतलब बिना तन वाला, सैलरीड पर्सन। ठीक है, ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात दिया गया है। मान लो कि ए 1 रुपए कमाता, सॉरी यहाँ पेन बदल दे देता हूं मैं। मान लीजिए कि ए रुपए कमाता है और बी रुपए कमाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी का जो इनकम का जो टोटल है और इनकम का जो डिफरेंस है वो आपको रेशियो में दिया गया 11:1। ए और बी के इनकम का टोटल और ए और बी के इनकम का डिफरेंस ये आपको दिया गया रेशियो में 11:1। ठीक है, सही है, ये दिया गया। थोड़ा सा इसको पेन चेंज करके लिखें, ए + बी और ए - बी, ये दिया गया 11:1 के रेशियो में दिया। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया कि बी और सी के बारे में ऐसे ही बोला गया, बी और सी कि इनकम और बी और सी के इनकम में डिफरेंस का रेशियो भी 11:1। आपसे बोला गया ए का वेतन ज्यादा है और बी का वेतन सबसे कम है, ये बोला गया। सी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन क्या है यदि कुल वेतन इतना है। ठीक है, अब देखो बात ये है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ो जिनका टोटल 11 हो और जिनका डिफरेंस 1 हो, तो कौन कौन से होंगे? डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो कंसेक्यूटिव नंबर ही होंगे तभी डिफरेंस 1 बनेगा। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप 5 और 6 को सोच सकते हो। ए अगर 5 रुपए कमाता है तो बी 6 कमाता। अब एक 5 कमाएगा, बी 6 कमाएगा, तो इसको जरा समझ लो। यहां पर ए की जगह पे 5 लिखूं या बी की जगह, दो ऐसे दो नंबर जिनका जोड़ 6 आए, 11 आए और जिनका डिफरेंस 1 आए, तो एक डिफरेंस तभी आएगा जब नंबर कॉन्जिक्यूटिव होंगे। और 11 ऐसी बड़ी संख्या नहीं है, दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव सोच सकते हो जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 5 और 6 ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि ए और बी टोटल 11 है, तो ए की जगह पर 5 रखूं कि 6 रखूं? 5 और 6 11 और 6 5 भी 11 होते हैं। लेकिन नीचे वाले टर्म से देखो कि ए - बी वर्ग करने पर 1 आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ए बड़ी वैल्यू होगी। क्लियर बात हो गई, ए 6 है, इसी बात से ए 6 है और बी 1। और यहाँ पर बी, यहाँ पर भी वही चीज है कि बी बड़ा होना चाहिए, तो बी 6 होगा और सी 5 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर भी 11 बन रहा है। अब आपसे बोला गया, अब जो बोला गया उसके अकॉर्डिंगली ए बी सी का रेशियो तो बनाओ जरा। आपको मालूम है ए और बी का रेशियो कितना बनेगा? यहाँ पर ए बी का रेशियो अगर आप यहाँ से बोला जाए तो आप बोल दोगे यहाँ पर 6 और 5 का रेशियो है, और यहाँ पर बी और सी का जो रेशियो होगा आप बोल दोगे यहाँ पर जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? 6 और 5 का रेशियो ही रहेगा। ठीक है, आप ए बी सी देखो, 6 5 क्या रेशियो बोला गया? 6 5 पहले था ए और बी का, और बी सी का भी 6 और 5 था। हम जानते हैं कि यहाँ पर उल्टा एन बना दिया जाता है, तो 36 30 और 25 का रेशियो बन जाएगा। तो एबीसी में जो रेशियो बन जाएगा वो किसका बनेगा? 36 36 30 30 और 25, ये रेशियो मेरे पास बन जाएगा 36 30 एंड 25। अब आपसे बोला गया
कि उनका कुल वेतन 1,82,000 है, तो इन सबको जोड़ लेना और बी का वेतन बता देना। 36 और 30 को जोड़िए, कट पिट जाएगा, कटेगा तो है नहीं, आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ये कितना हो गया? 66 हो गया। 66 और 25 जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 91 तो 91 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है। 91 की वैल्यू आपको दी गई है। 91 यूनिट इज इक्वल टू 182,000। सिंप्लीफाई करो, 2 बार कट गया 20,000। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सॉरी 2,000। जब 1 यूनिट 2,000 के बराबर, आपसे क्या पूछा गया? बी का वेतन क्या है? तो बी कहां पर स्टैंड कर रहा है? 30 पर। 1 यूनिट बराबर 20,000 30 यूनिट बराबर 60,000। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। 30 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 30 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 30 इंटू 20,000 कर दूंगा, ये मेरे पास 60,000 बन जाएगा और ये मेरे सवाल का जवाब होगा। ठीक है। देखो, जो मैंने आपको बात बताई इसको जरा लिख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। जो मैंने आपको समझाया एक्चुअली में बात पता है क्या है? मैंने क्या बोला कि ये चीज आप लिखो नहीं। आप अगर आप इसको लिखोगे नहीं ना तो आप पहुंच जाओ, आप आसानी से अपनी चीजों पर पहुंच जाओगे और वर्बली कैलकुलेट कर लोगे। जैसे बोला कि a+b और a-b का डिफरेंस जो रेशियो दिया गया था इनका, तो 11:1 बोला गया था। ये तो बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको तुरंत पकड़ा दिया कि ये 6 होगा, ये 5 होगा। इस बात को आपको भी बहुत तेजी से काम कर लेना, ठीक है? नहीं तो आप क्या करने लग जाओगे, इसको सिंप्लीफाई करने लग जाओगे। a+b अपॉन a-b और इसकी वैल्यू बोली गई 11/1। आप क्रॉस गुणा करोगे तो आप कहोगे a+b बराबर आ जाएगा 11a + 11b। ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भाई जब a इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा a तो क्या हो जाएगा? कुछ 11 अच्छा, ये माइनस का रहेगा ना, -11 इसी को ही मैं कर रहा, ये क्या हो गया? ठीक है। जब ये इधर जाएगा तो ये 10 ये हो जाएगा और b इधर आएगा तो ये 6b हो जाएगा, क्योंकि 12b हो जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप कहोगे a/b बराबर कहोगे 12/10। तो इसको जब काटोगे तो 6 और 5 का रेशियो बनेगा। आप बात समझ रहे हो? ये जो काम आप कर रहे हो यहाँ पर, ये बिना फिजूल का काम हुआ कि नहीं हुआ? तो इस सब चीजों को आपको बचाना है। नहीं हो सकता 11:1 में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर ए बी सी का आपको इंडिविजुअल रेशियो चाहिए। यहाँ पर कम ये जो है दोनों का कंबाइंड है। यहाँ पर ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है, ये आपको अलग अलग चाहिए। इसीलिए आपको ऐसा करना है। ए बी सी तो चाहिए। आप बात समझ पाए तो 6-5 ऐसे पकड़ लो। आप ऐसे करोगे तो बिना मतलब के कैलकुलेशन बढ़ा रहे होगे। पहले a+b a-b के लिए कर रहे होगे, वैसे b+b b-c के लिए भी ऐसे ही कर रहे होगे। आधा पेज इससे भर रहे होगे, आधा पेज उससे भर रहे होगे। उसके बाद जाके ये रेशियो बना रहे होगे, ABC का रेशियो, देन उसके बाद ABC बोल रहे होगे। ठीक है। क्यों ऐसा दिमाग? और एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट भी होता है। ये सवाल देखो कहाँ आया है, 2018 टीयर 2 में। तो टीयर 2 का भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि भाई बड़ा ही कुछ पूछ रहा होगा। ठीक है। हालांकि है कुछ नहीं, जितना भी टीयर 2 के सवाल देखो दिमाग तो लगाओ, उसमें है वही सारी बातें। ठीक है। ये कब आया है? CGL 2000 मेंस। इस सवाल से मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए ये सवाल मैंने चुना। अब मुझे मेंस मेंस के सवाल से कोई मतलब नहीं होता, कंसेप्ट जो है उसको डीप समझाने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो यहां पर गौर करो, कभी भी आपसे बोला जाए कि स्कूल में 4/9
In a school, 4/9 of the number of students are girls and the rest are boys. 3/5 of the number boy below 12 year and of age, and 5/12 of the number of girls are 12 year of above 12 year of age. If the number of students below 12 year of age is 480, then 5/8 of the total number of students in the school will be equal to. बहुत लंबी चौड़ी सी कहानी बोली गई है, हिंदी में पढ़ेंगे तो सेम चीज है, ऐसे ही कुछ। ठीक है, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या में 4/9 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप कभी भी ऐसे सवाल देखते हो तो क्या पहले पूरा पढ़ते हो? ठीक है, एक नजर तो होनी चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, एक नजर हल्की फुल्की नजर सवाल के ऊपर। ठीक है, और नहीं तो क्वेश्चन की देखो, ये बड़ा सा सवाल है तो बड़ा सा सवाल कभी देखा करो तो कैलकुलेशन आपकी वहीं से स्टार्ट हो जानी चाहिए, नहीं तो पूरे इतने बड़े डेटा को अपने दिमाग में सजा के और फिर कहोगे कि तेजी से काम कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब वहीं से आपको एक्टिवेट हो जाना है, आपका ब्रेन में काम स्टार्ट हो जाना है। जैसे कहा गया कि 4/5 लड़कियां हैं, इससे क्या और शेष लड़के हैं, वहीं से आपको बात समझ में पता क्या आनी चाहिए, आपका तुरंत दिमाग ये चलना चाहिए कि भाई साहब अगर टोटल बच्चे जितने भी टोटल है, मुझे नहीं मालूम टोटल कितने हैं, लेकिन उसमें ये सवाल में ये बोला गया कि छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, तो एक मोटा तौर पे मैं बोल सकता हूं कि यदि 9 टोटल है तो उसमें जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं, बॉयज को मैं बोल सकता हूं, अगर लड़कियां बोला है इसमें 4 और लड़के क्या बोला है इसमें, तो डेफिनेटली 9 में से 4 लड़कियां हो जाएंगी तो लड़के 5 ही बचेंगे। सही है बात। अब आगे की कहानी, ये वर्डिंग को देखते ही हमारे दिमाग में बात चलनी चाहिए। अच्छा, टोटल का 4/9 लड़कियां, इसका मतलब अगर 9 टोटल हैं तो 4 लड़कियां, ये बात आपके दिमाग में सवाल को देखते ही चलनी चाहिए। फिर आपसे बोला गया कि लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 12/5 12 वर्ष से अधिक है। आपको निकालना क्या है, 12 वर्ष से कम, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो 12 ईयर से बिलो ही पे ही रहना चाहिए। तो बोला गया लड़कों की संख्या का 3/5 12 से कम है, तो लड़के की जितनी भी संख्या है उसका अगर मैं 3/5 कर दूंगा, ये वो लोग हो जाएंगे, वो लड़के हो जाएंगे जो 12 वर्ष से कम है, बिलो 12 ईयर है। क्या है, बिलो 12 ईयर है। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या का बोला गया, लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक है। अब यहां पर ये तो बिलो 12 ईयर है, अब लड़कियों की संख्या भी हम बिलो 12 ईयर ही निकाल लें। ठीक है, तो आप मतलब 12 वर्ष से कम निकाल लें। यहां पर जितने भी लड़कियां हैं वो 12 वर्ष से अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या का 5/12 भाग जो है, जितनी भी लड़कियां हैं उसका 5/12 भाग 12 वर्ष से अधिक है, तो 12 वर्ष से कम कितना होगा। तो डेफिनेटली ये बोलना चाह रहा है, इस फ्रैक्शन को ऐसे समझो कि यदि कुल मिलाकर जितनी भी लड़कियां हैं, अगर 12 लड़कियां होती तो 5 लड़कियां 12 में से 12 वर्ष से अधिक हैं, तो इसका मतलब अगर 12 लड़कियां हैं तो 12 में से जो बाकी कुछ ही जो 7 लड़कियां हैं वो 12 वर्ष से कम होंगी, 12 ईयर बिलो 12 ईयर होंगी। तो इसका मतलब अगर मैं इस नंबर का 7/12 का देता हूं तो ये बिलो 12 ईयर लड़कियों की भी बात हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? अब इसको आप सिंपली, ये बिलो 12 ईयर है, ये भी बिलो 12 ईयर है। अब आपसे बोला गया कि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की कुल संख्या 480 है, तो आप इनको पहले जोड़ें, ये बताइए कि टोटल यूनिट क्या बन रहा है, इनको जोड़ दें। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो आप देखो यूनिट टोटल का कितना बन रहा है, तो ये 3 बन गया यहाँ से, और यहाँ से देखो ये हो जाएगा 7/3 बन गया। जब आपने सिंप्लीफाई किया 9 और 3, 9 और 7 क्या बन जाएगा, 16, और 16/3 यूनिट आया, और 16/3 यूनिट जो बच्चे हैं वो 12 ईयर बिलो हैं, 12 वर्ष से कम वर्ष के हैं। और आपसे बोला गया कि 12 वर्ष से कम टोटल जो छात्र हैं वो हैं 480। तो जस्ट आप कंपैरिजन करना है, यहाँ पे आप इसको बराबर लिखेंगे 480, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये कटेगा कितनी बार, आप कहेंगे 3 बार, 30 हो जाएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 90। जब 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ जाएगी, आपसे पूछा गया था कि स्कूल के छात्रों की कुल संख्या का 5/18 कितना है, तो टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल तो 9 थे, 9 यूनिट थे, तो मैंने यहाँ पर निकाला
तो जो टोटल है वो 9 इंटू 90 होगा। ये हो गए साहब टोटल, लेकिन आपसे टोटल भी नहीं पूछा गया था। टोटल का 5/18 पूछा गया था। इसका 5/18 कर देंगे और ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, कितनी बार कटेगा? 5 बार। ठीक है, 25 का 9 से गुणा करने पर ये 225 आ जाएगा और ये है इस सवाल का जवाब। आपको बात समझ में आ गई क्या? इस सवाल से बस इतनी बात समझना कि कभी भी सवाल इस तरह का फ्रैक्शंस दिया गया हो तो वहीं उसको कैलकुलेट करने लग जाना और जल्दी से उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। रिपीट करके देख लेना, कोई बात ऐसी नहीं है। पहली श्रेणी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के किराए का अनुपात 3:1 है। आपसे बोला गया जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो किराए का अनुपात है, मतलब जो फेयर का रेशियो है, क्या बोला गया? फेयर। जो फेयर यानी किराया, किराए का जो अनुपात है, किराया का जो अनुपात है प्रथम और द्वितीय श्रेणी का, वो है 3:1। इसका मतलब आप समझे कि फर्स्ट क्लास से अगर 3 रुपया किराया लगता है तो सेकंड क्लास से वो 1 रुपया किराया लगेगा। ठीक है, इसका मतलब, और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सफर कर रहे यात्रियों की संख्या। अब बात करते हैं पैसेंजर। दूसरा रेशियो दिया गया है पैसेंजर का, पैसेंजर मतलब यात्री। तो यात्रियों का जो अनुपात आपको दिया गया है वो बोला गया 1:50। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि एक कंपैरिजन है, फर्स्ट क्लास में अगर एक यात्री पैसेंजर सफर करता है तो सेकंड क्लास में 50 पैसेंजर बैठे होंगे उसी ट्रेन में। ठीक है, ये एक रेशियो है यात्रा करने वाले पैसेंजर का। अब आपसे बोला गया तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया कितना होगा यदि एक विशेष दिन 1325 रुपए का टोटल किराया आता, टोटल रेवेन्यू। हम सब ये चीज जानते हैं, आपको बताओ, आप भी जानते होंगे कि फेयर एक फर्स्ट क्लास का मान लीजिए 3 रुपया ही है और पैसेंजर उसमें एक बैठा है, तो उससे कुल किराया कितना आएगा? तो आप मल्टीप्लाई करोगे क्या? तो ये कंपाउंड रेशियो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 1 करने पर 3 आ जाएगा। आप देखो कि अगर सेकंड क्लास से में अगर 1 रुपया किराया है, उसमें 50 लोग बैठे हैं, तो 50 × 1 करने पर ये टोटल 50 रुपया कलेक्ट हो जाएगा। तो जब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा इनका, तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू आएगा क्या? टोटल रेवेन्यू। और मैं टोटल रेवेन्यू ही तो लिख रहा हूं भाई साहब, यहाँ पर ये टोटल रेवेन्यू है। किसी एक विशेष दिन 1325 रुपए इकट्ठा हो गए, टोटल रेवेन्यू इकट्ठा हो गया कितने यूनिट का? 50 यूनिट तो सेकंड क्लास से इकट्ठा हुआ, 3 यूनिट फर्स्ट क्लास से इकट्ठा हुआ, कुल मिलाकर 53 यूनिट का रेवेन्यू जनरेट हुआ किसी एक विशेष दिन, और जो कि बराबर होगा 1325 रुपए में। ये तो आ गया आपके पास रेशियो, ये आ गया रुपए। जब आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 13 का 2 बार काटूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 106। 106 32 में घस घटाऊंगा 26, है ना? 106 आ जाएगा ना, 106 को 132 में से घटाने पर आएगा कितना? आ जाएगा 26। 26 और 5 265 आएगा। 265 यहाँ 5 बार जाएगा, ये 25। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। द्वितीय श्रेणी से वसूला गया किराया कितना है? द्वितीय श्रेणी से कितना है? 50। अब मैं क्या करूंगा? 50 × 25 कर दूंगा, और ये द्वितीय श्रेणी से वसूला गया किराया आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1250 रुपये। ठीक है, और ये सवाल का जवाब है। कहने का मतलब इस सवाल में आपने देखा कंपाउंड रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। कंपाउंड रेशियो बड़ी सिंपल सी बात है, क्यों निकाला ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट कर ले इस सवाल को, अगला सवाल मैं बोलूंगा इसी टाइप से। ये लो, टीयर 2 2018 का सवाल है।
मैंने क्या बोला, टीयर 2 से मतलब नहीं है, बात है कंसेप्ट की। अभी हम जो समझा रहे हैं उसी की बात। किसी फन पार्क में एंट्री टिकट का मूल्य 7:9 है। क्या रेशियो है? टिकट का जो प्राइस है वो 7:9 है। ठीक है, एंट्री टिकट का मूल्य के अनुपात, सॉरी ये अलग चीज है, ये अनुपात में वृद्धि हुई है। यानी पहले किराया लगता था 7 रुपए का, एंट्री टिकट 7 रुपए की थी, पर अब मान लो वो 9 रुपए की हो गई। ठीक है, ये वृद्धि हुई है। अब ग्राहकों की संख्या में, ये तो हो गया टिकट, ये तो हो गया फेयर यानी किराया। अब ग्राहकों की संख्या में यानी पैसेंजर, जो पैसेंजर की अगर मैंने बात की, यात्रियों की बात की, तो 13 आदमी पहले आते थे, अब आने लगे हैं 11। ठीक है, किराया अगर घट गया तो आदमी की संख्या, किराया बढ़ गया आदमी की संख्या घट गई। पहले 7 आदमी इस पार्क में आते थे, अब सॉरी 7 रुपए किराया लगता था, अब 9 रुपए किराया लग रहा है। पहले 13 आदमी आते थे, अब 11 आदमी आ रहे हैं। अब आपसे पूछा गया प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन रुपयों में कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 का कलेक्शन होता था, कीमत बढ़ने से पहले। तो आप देखो कि पहले टोटल टोटल रेवेन्यू आता कितना था। अगर मैं आपसे पूछूं जो टोटल रेवेन्यू है पहले कितना आता था, तो आप जानोगे कि इस 13 का साथ में गुणा कर देंगे, 91 आ जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा कर देंगे तो 99 आ जाएगा। ठीक है, यही तो बात है। यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन इतना आता था, इतना। ठीक, तो आप जानते हो कि भाई ये जो आपके पास जो दिया गया 91, इसकी जो वैल्यू थी वो 2,27, कितनी थी, 2,27,500। एक की वैल्यू क्या होगी, सिंप्लीफाई करो, 2275 कब आता है, 25 से मल्टीप्लाई करने पर, 25 बार जाएगा ये, 25 एक 25 25, ठीक है ना, 25 बार। तो यहां पर भी आप 25 से गुणा कर देना और ये आपके पास नया कलेक्शन आ जाएगा, यही पूछा गया। तो 25 गुणा 99 करो, उससे बढ़िया 25 गुणा 100 कर लो, 2500 आ जाएगा, उसमें से एक 25 घटा दो तो 2475 आ जाएगा। यह है सवाल का जवाब, 2475 और एक जीरो, 2475। अच्छा, 2 जीरो भी है ना, हाँ, तो ये 2500 के बराबर होगा ना, ये इसका जवाब रहेगा 247500। यानी अब जो कलेक्शन हो रहा है 2,47,500 का हो रहा है। ठीक है भाई, आसान चीज थी, लेकिन लेकिन किस पर बेस्ड था, कंसेप्ट क्या चल रहा है, कंपाउंड रेशियो, वो निकालना पड़ेगा। वो पहले से पहले वाले में भी था, इसमें भी यही है। और देखो, इसी टाइप से क्वेश्चन ये करो, ये सवाल अपने आप कर लेना भाई, ठीक है ना, क्लियर तरीके से सवाल लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, अपने आप कर लेना। ऑप्शन भी लिखे हुए, नहीं मैच करेगा तो मुझे बता देना अगली क्लास में। एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में 15 और 11 के अनुपात में हो, उनकी मजदूरी 15-11 के अनुपात में, 15 और 11 का रेशियो किसका है, मजदूरों की संख्या का, वर्कर। आपके पास वर्कर रेशियो जो है 15:11 है। उसके बाद बोला गया उनकी मजदूरी यानी वेज, मजदूरी का रेशियो आपके पास दिया गया है 22:25। आपसे क्या पूछा गया, उनकी घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। अब बात को समझ जाना, क्या बोला गया, देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री इज 15:11,
एंड एन इंक्रीमेंट ऑफ देयर वेज इन द रेशियो ऑफ 22:25 बोला गया कि एक फैक्ट्री है, उसमें पहले अगर अगर पहले 15 वर्कर काम करते थे तो अब 11 काम कर रहे हैं, और उनका जो वेज है पर डे का, पहले 22 रुपीज अगर वो कमाते थे, अब 25 रुपए कमा रहे हैं। वेज बढ़ा दिया गया लेकिन नंबर ऑफ वर्कर में कमी कर दी गई। तो ये पूछा गया कि उनकी जो घटी हुई मजदूरी का अनुपात क्या है, मतलब वो किस रेशियो में घट गई है। आप देखो, आप जानते हो कि पहले अगर 15 वर्कर थे और हर वर्कर 22 रुपए कमाता था, तो आप मल्टीप्लाई ही करोगे, आपके पास टोटल निकल के आएगा। ठीक है ना? ठीक है, पहले 11 कमाते थे। देखो एक चीज मैं बताऊं, आपको रेशियो निकालना है तो आप पूरा मल्टीप्लाई मत करना जब तक कटती हुई वैल्यू ना दिख जाए। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ जो चीज को। तो आपको पूरा मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन को सेव करना है। कैसे कैलकुलेशन सेव होगी, पहले तो मैं वो पहले तो आपका तरीका मैं बताता हूँ। क्या करते हैं बच्चे, 15 गुणा 22 करने लग जाते हैं। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 क्या हो गया, 330। ठीक है ना भाई? आगे देखो, अब 25 एकम 25, 25 का 11 से गुणा करने पर ये 275 बन जाएगा। अब इसको फिर काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 6 से गुणा करने पर 30, 6 66। फिर 5 से काटेंगे 25 और 25, फिर 11 से काटेंगे तो 6 और 5 का रेशियो बन गया। ये आपका बेसिक अप्रोच है करने का इसको। ठीक है, आपको ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका सिंप्लीफाइड रेशियो आपको निकालना है, ये बहुत अच्छी बात है, ये सबको पता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप कैलकुलेशन को रिमूव करें। कैसे करेंगे कैलकुलेशन रिमूव, आपको पता है इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा, और वापस फिर आपस में कैंसिल करके सिंप्लीफाइड रेशियो आएगा। ये बात आपको पता है। जब भाई साहब ये बात पता ही है तो आप मैं सीधे सीधे आप मैं बोलूँगा 11 से 12 को काटो 2 बार, 15 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार, और कुछ नहीं कटेगा। ये होगा 3 गुणा 2 करने पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। बताओ ये रेशियो बना क्या, एक ही बार में 5 6 का। ठीक है, 6 5 का जो भी है। ठीक है, ये रेशियो 6 5। बताओ बात समझ में आई क्या?